नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। कल बलिया में सरकारी कोटे के दुकान के आवंटन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के एक साथी ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन उसके बाद न सिर्फ उसे छोड़ दिया गया बल्कि उसकी पिस्टल भी उसे वापस कर दी गई। इधर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी उनका सहयोगी है और उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। ये बलिया का दुर्जनपुर गांव है। सरकारी राशन की दुकान के अलॉटमेंट में पुलिस की मौजूदगी में अपराधी गोलियां चला रहे हैं। 10 राउंड की फायरिंग की आवाजें तो इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हैं, सुनी जा सकती हैं। आरोप है कि इनमें बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी साथी धीरेन्द्र सिंह भी था। गोली चलाते उसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। उधर के आदमी जनबा धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह के पार्टी जनबा की ईंट पत्थर जनबा डंडा चलाना चालू कर दिए। इधर से भी झगड़ा हुआ जनबा, तो उसमें जनबा 3 आदमी फायर कर रहे थे। एक बाहरी बदमाश था, हम पहचानते नहीं हैं, और अजय सिंह भी फायर किए हैं। चश्मदीद कहते हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पे गोली चलाते धीरेन्द्र सिंह को पकड़ भी लिया। इस वीडियो में पुलिस उसे पकड़े नजर भी आ रही है। पुलिस पे आरोप है कि वो उसे वहां से थोड़ी दूर बंधे पे ले गई और वहां पहुंच के उसे भगा दिया। जयप्रकाश के घर वालों का सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे भाई को गोली मार करके भाग रहे थे, तो सूर्यकांत पांडे ने जो उसको जब दबोच लिया। दबोचने के बाद सिपाही ने 4-5 डंडा मार करके और सड़क पर लिया करके भगा दिए। 2-4 डंडे जनबाजे मार करके जो सभी सिपाही ने बाहाँ ऐठ करके जनबा के बांधे पर लिया करके, उसके जनबा के साथ में हथियार भी था, हथियार भी दे दिया और उनको भगा दिया। हम लोगों का जन्म की प्रशासन पिठिया लिया और बंधे पर ले जा करके छोड़ दिया। तो उस अपराधियों का जन्मा की जब प्रशासन के जन्मा हवाले हो गया जन्मा, तो प्रशासन क्यों छोड़ दिया, मैं यही जानना चाहता हूँ। सीएम योगी के आदेश पर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जो भी यहाँ कल पुलिसकर्मी तैनात थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और शासन ने जो अधिकारी थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इन अपराधियों को मैसेज दिया जाएगा कि जुर्म करने का मतलब क्या होता है। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह हत्या आरोपी धीरेन्द्र की हिमायत में उतर आए हैं। उनका कहना है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। अगर वो गोली न चलाता तो मारा जाता। यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ हत्या आरोपी की तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में वो उसे मुंह मीठा कराते हुए भी नजर आते हैं। सुरेंद्र सिंह मानते हैं कि वो उनका साथी है और चुनाव में भी उनकी मदद करता है। मुझको विधायक बनाने में उसका परिवार वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, अभी सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोगी है, मेरा ही सहयोगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी। मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि जीवन में कभी राजनीति करने का भले मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा इसका कोई माने मतलब नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन एक स्वाभिमानी और एक संस्कारित व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा भी मैं नहीं कर सका तो मेरे जैसे आदमी को विधायक बने रहने का कोई माने मतलब नहीं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अपनी ही सरकार की पुलिस से बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ उनके साथी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दूसरे पक्ष को बचा रही है। प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह खुलेआम गोलीबारी होना, किसी की हत्या हो जाना, ये तो गंभीर बात है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि पुलिस हत्या के आरोपी को मौके पे पकड़ के पिस्तौल समेत बाद में भगा दे या छोड़ दे। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव ये कहे कि ये मेरा आदमी है और इसने अपनी जान बचाने के लिए गोली चला के हत्या कर दी है।
बलिया में अजय सिंह, करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हैदराबाद की बाढ़ से लगातार दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। ये जो एक कहानी है वो है आखिरी फोन कॉल की जो एक शख्स ने मदद के लिए की थी। वो और उनके दोस्त एक कार में बह गए थे जिसमें वो सफर कर रहे थे। देखिए, ये दो लोग वेंकटेश और राघवेंद्र इस कार के भीतर थे जो बाढ़ में बह गई थी। बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश का ये नतीजा था। वेंकटेश गौड़ ने मदद की उम्मीद में अपने एक नेता मित्र को बहुत मायूसी भरा फोन किया। उसने भी बेबसी भरा जवाब दिया, जबकि कार में पानी भर रहा था और लहरें कार को खींचे जा रही थी। तब भी जब वो फोन पर था। हेलो भाई। हेलो, वेंकटेश गौड़ बोल रहा हूँ। तुम अभी सुरक्षित हो भाई? नहीं, मैं अब भी कार में हूँ। प्लीज किसी को जल्दी भेजो। अरे तुम अब भी कार में हो? हम यहाँ बहुत लंबे समय से हैं। कार की लाइट दिख रही है लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे। कार के टायर जवाब दे चुके हैं, कार में भी पानी भर गया है। क्या तुम्हें एक कंपाउंड की दीवार दिख रही है? क्या तुम वहाँ पहुँच सकते हो? हाँ, कंपाउंड दिख रहा है लेकिन कार से उतरा तो खत्म हो जाऊंगा। कोई पेड़ या कोई और चीज नहीं है? हल्ला नहीं करो, मैं उसकी बात सुन नहीं पा रहा। क्या कुछ पकड़कर खड़े नहीं हो सकते? जिस पेड़ की वजह से कार रुकी हुई थी वो भी डूब गया है। कार अब आगे बढ़ रही है। भाई हल्ला मत करो, मैं उसको सुन नहीं पा रहा। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, कार अब पानी में जा रही है। वह कह रहा है कार दूर जा रही है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। वह पैसे दे देगा, कोई भी। राघवेंद्र गौड़ और वेंकटेश के शव कुछ किलोमीटर दूर अब्दुल्लापुर मेट में कार से मिले। हैदराबाद से उमर सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जिन डॉक्टरों ने कोरोना से लड़ाई में हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा गया, जिन पर फूल बरसाए गए, आज वही अपनी परेशानियों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 3 अस्पताल, हिंदूराव कस्तूरबा गांधी और राजन बाबू टीबी अस्पताल के सैकड़ों डॉक्टरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर आज जंतर मंतर पर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 3 अस्पतालों के लगभग 5000 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को जून महीने से वेतन नहीं मिला है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उनके पास दाल और आटे का भी पैसा नहीं बचा है। 3 महीने की मांग में 3 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, उसके पे आ जाए और अपने हक की। और एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर जो विवाद हुआ था, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें तस्वीर की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएम मोदी तो उनके दिल में बसते हैं। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ, हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है क्योंकि निरंतर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, सीए एनआरसी को लेकर निरंतरता में मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का विरोध किया। तो इसलिए तस्वीरें वो उनके साथ अपनी लगाएं, उनको ज्यादा जरूरत है, मंच वो साझा करें। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 अंक लाकर टॉप किया है। शोएब से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। सर कांग्रेचुलेशंस, और 720 और 720 लाना शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने 100% स्कोर किया। हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में अब तक जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो 701 था। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने आज एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। आगे मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगा। मुंबई लोकल में सफर करने वाले लोगों से मास्क पहनने की अपील के बाद अब रेलवे ने तय किया है कि अगर बार बार कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 5 साल के लिए जेल भेजने की भी सजा हो सकती है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन जारी हुई है भारत सरकार के द्वारा, उसका अनुपालन करें। आरपीएफ की ओर से कुछ इस तरह रेलवे स्टेशन पर लोगों को सभी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे सख्ती से निपटने की तैयारी की जा रही है। रेलवे की ओर से अब निर्णय लिया गया है कि 21 अक्टूबर से अगर किसी शख्स को कोरोना से बचाव के लिए बने नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। प्रशासन ने तय किया है कि अगर किसी को बिना मास्क या थूकते पाया गया तो उस पर सख्ती अपनाई जाएगी। पहली बार उल्लंघन करने पर 250 रुपए का जुर्माना लगेगा।
दूसरी बार पकड़े जाने पर सेक्शन 145 के तहत 1 महीने के जेल के साथ ही 250 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो वहीं अगर कोई बार बार इस तरह का उल्लंघन करता है तो सेक्शन 154 के तहत 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। रेलवे के साथ ही बीएमसी भी मास्क नहीं पहन रहे लोगों पर सख्ती से निपटने का काम करती नजर आ रही है। कई लोगों से जहां अब तक जुर्माना वसूला गया है, तो वहीं बिना मास्क घूमने वाले एक शख्स पर मुंबई पुलिस की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई है। केयरलेस हुए लोग, इसलिए तो हम लोग ये सब चल रहा है, हमारा सब फाइन मारने का अभियान वगैरह, और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग कंटिन्यूस हम लोग का तो चलता है। हाँ, रेलवे में फिलहाल केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही जा रहे हैं, पर प्रशासन की ओर से कोशिश है कि अभी से ही सख्त कानून बनाए जाए ताकि भविष्य में रेलवे से जब सफर करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी तो वो सभी भी इन नियमों का सख्ती से पालन करें। प्रशासन में बैठे अधिकारियों का जहां कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्हें इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, तो वहीं जरूरत है कि प्रशासन कम कीमत में भी मास्क मुहैया कराए ताकि हर कोई उसे खरीद सके। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुर्गा पंडालों में किस तरह से दिख रही है प्रवासी मजदूरों के पलायन की झलक। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन का दर्द आप सभी ने देखा। अब इसी दर्द की झलक कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भी नजर आ रही है। इस अलग पंडाल का नजारा दिखा रही हैं हमारी सहयोगी मोनिदीपा बैनर्जी। पैंडेमिक के बीच दुर्गा पूजा, पैंडेमिक जिसमें लोग मारे गए हैं वायरस से और भूख से भी। परिযায়ী श्रमिकों का हालत हम सभी को पता है, और इस दुर्गा पूजा पंडाल में इसी को, परिযায়ী श्रमिक को इन्होंने बना दिया माँ दुर्गा। उनके साथ है 2 बच्ची और एक बच्चा, और नीचे गणेश जी। असुर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, असुर जो है वो है भूख। और इसी कॉन्सेप्ट से कोलकाता में हलचल मच गई है इस दुर्गा पूजा को लेके। ये तो बड़ा दुखद है, माँ दुर्गा का पूजा तो खुशी की अवसर होती है, बट दिस इज सो सैड। तो आप ऐसे थीम आपने क्यों चुना? देखिए, इस साल फरवरी माह से हम लोग दुख के दिन गुजर रहे हैं। हर जगह हर कोई को अगर देखिएगा, पूछिएगा तो बोला है ठीक ठाक दिन नहीं चल रहा है। हम लोग देखे कोरोना आया है, उसके बाद हमारे बंगाल में अम्फान हुआ, बहुत आदमी का घर चला गया, खाने का जगह नहीं है, दिन गुजरने के कुछ भी सामान नहीं है। तो हम लोग घर घर जाके कुछ सामान देते थे, खाने का सामान, कपड़ा, सब कुछ दे रहे थे। तब हम लोग सोचे क्यों ना इस साल का पूजा इसी को लेकर करें। तब वो जाके हम जब उनसे पूछे, वो हमारे 3 साल से पूजा कर रहे हैं, तो बोले हाँ क्यों नहीं होगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट मेरे को बताया, हम लोग सब सुने एक साथ क्लब में, तब हम लोग को लगा नहीं ये करना चाहिए। कुछ तो मैसेज देश को या आदमी को पहुंचाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर आप देखें इनको और आर्टिस्ट की बात सुने तो ज़रूर माँ दुर्गा की याद तो ज़रूर आती है, लेकिन ये जो श्रमिक इन्होंने कष्ट पाया है इस पैंडेमिक में, उसकी बड़ी याद। कोलकाता से जीडी शंकर के साथ मैं मोनिदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।